बाबा साहेब के नाम से तकलीफ अब भी लोगों को क्यों होती है? कोई राम राम करता है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। कारण क्या है? जो मनुस्मृति रूपी संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, उनको तकलीफ है इस संविधान निर्माता से। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिज्ञाएं दोहराने की वजह से ही वो मंत्री पद गया था? इसमें बेसिकली दो कारण हैं। आप कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, आप बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हैं इस बात को लेकर के बसपा के साथ गठबंधन करवा सकते हैं। ये तो बसपा को तय करना है। मैं तो शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि देश को बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी में हिम्मत है, निडर है, साहसी है। 2014 में आपको यही साहस, यही निडरता अरविंद केजरीवाल में भी दिखी। पर आम आदमी पार्टी में मंत्री रहा हुआ एक व्यक्ति कांग्रेस में शामिल होता है, 1-1.5-2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी बना दिया जाता है। जिनके हाथ में नेतृत्व है, अगर वो नहीं बढ़ा पा रहे, पार्टी को तो आगे बढ़ना है ना। कांग्रेस पार्टी में जो पहले से नेतृत्व था वो सक्षम नहीं था। हरियाणा से जब राज्यसभा उम्मीदवारी की बात हुई तो अंदर खाने में कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि राजेंद्र पाल गौतम जी को भी अप्रोच किया गया आपको। मैं सिर्फ ये कहूंगा, पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। करमवीर बौद्ध की बात कर रहे हैं ना आप जी। करमवीर बौद्ध साहब का भी कोई सांगठनिक रिश्ता पुराना कांग्रेस से नहीं। राहुल गांधी सैक अमित शाह का स्लोगन दे रहे हैं। आपकी पुलिस ने जिस तरह लाठी चलाई है, वाटर कैनन चलाया, टीयर गैस चलाया, पैलेट गन चलाई है, यहाँ तक कि बिहार में तो आपकी सरकार है, वहां पे तो AK-47 चला दी। जिम्मेदारी आपकी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स के पावर प्ले सीरीज में आप सबका स्वागत है। पावर प्ले यानी सत्ता के इक्वेशंस जिस खेल से लिखे जाते हैं, और सत्ता के इक्वेशंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि सत्तासीन जो लोग हैं या सत्तासीनता जो लोग चाहते हैं उनसे बातचीत की जाए कि सत्ता के इक्वेशंस में दरअसल चल क्या रहा है। तो सदन में फिलहाल चल रही है अमित शाह के इस्तीफे की मांग। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं चुनाव, सारी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त किया राजेंद्र पाल गौतम जी को। उससे पहले 80 सेल का अध्यक्ष ने बनाया गया। तो और सामाजिक जो सुधार है उसको लेकर राहुल गांधी एक मिशन के तौर पर काम करते हुए दिखते हैं, और राजेंद्र पाल गौतम अम्बेडकराइट नेता हैं, उन्हें आगे प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या विजन है? राजेंद्र पाल गौतम मायावती के दरवाजे तक भी जाते हैं, उसके पीछे क्या निहितार्थ थे, क्या सोच थी, और सामाजिक न्याय की बात किस मुकाम तक पहुंचेगी? फिलहाल जो पॉलिटिकल सिनेरियो में चीज़ें चल रही है वो किस मुकाम तक पहुंचेगी? बहुत सारे सवाल हैं जो सत्ता के क्वेश्चंस को तय करेंगे। इन सवालों का जवाब हमने सोचा कि राजेंद्र पाल गौतम से बेहतर कौन दे सकेगा, इसीलिए हमने इनवाइट किया राजेंद्र पाल गौतम जी को। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, ये 4 शब्द हैं। इनमें 1-2 शब्द ऐसे हैं जिसपे एक बहुत बड़े तबके को सर दिक्कत महसूस हो जाती है, चाहे वो जय भीम का नारा हो, चाहे नमो बुद्धाय का नारा हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई राम राम करता है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये अभिवादन के शब्द हैं और सम्मान देने के शब्द हैं। देश को सम्मान देना, देश के संविधान को सम्मान देना, संविधान निर्माता को सम्मान देना, दुनिया को शांति मानवता का संदेश देने वाले जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिया, उनको सम्मान देना, और जिनके नाम से भारत जाना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बाहर जाते तो कहते हैं ना, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो फिर मुझे तो नहीं लगता किसी को इससे कोई तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ तो होती है ना, व्यावहारिक तौर पे आपने भी देखा देखिए, होगा। हम किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन कोई तकलीफ अपने आप ले ले तो उसमें हम कुछ कर नहीं कारण सकते। क्या है? बाबा साहेब के नाम से तकलीफ अब भी लोगों को क्यों होती है? देखिए, जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, जो सामंतवादी हैं, जो मनुस्मृति रूपी संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते थे, वो मनुस्मृति जिसमें देश के शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को ना पढ़ने का अधिकार दिया, ना ज्ञान पर चर्चा करने का या ज्ञान अर्जित करने का, या संपत्ति इकट्ठा करने का, या व्यापार करने का, इन तमाम चीज़ों पर जिस संविधान ने प्रतिबंध लगा के रखा हो, जिसकी वजह से ये सारे वर्ग हजारों साल तक पिछड़ गए। तो आज उसमें जब इनको हिस्सेदारी की बात आई तो उसमें नाम किसका आता है? शुरुआत कौन करता है? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, साहू जी महाराज। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के माध्यम से उसको फिर वो रास्ता खोल देते हैं। तो जो लोग नहीं चाहते थे कि ये रास्ता जिस पे केवल वो चलते थे, संपत्ति पे एकाधिकार, सब नेचुरल रिसोर्सेज पे एकाधिकार, ज्ञान पर, शिक्षा के केंद्रों पर एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार केवल उनका रहे, उसमें कोई हिस्सेदारी ना बने। यानी अगर एक रोटी है तो सारी रोटी उन्हीं को मिले खाने को, बाकी को कोई हिस्सा ना मिले। उनको तकलीफ है इस संविधान से, उनको तकलीफ है संविधान निर्माता से। अन्यथा आप समझिए, देश को आगे बढ़ाना है तो देश आगे तब बढ़ेगा कि देश में
रहने वाले तमाम जाति वर्ग और धर्म को मानने वाले लोग एक साथ आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि देश के बाकी लोग आगे बढ़ें, केवल कुछ ही लोगों के पास सारे संसाधन रहें, शिक्षा पे कुछ ही लोगों का अधिकार रहे, तो निसंदेह वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से भी नफरत करेंगे, वो राजेंद्र गौतम से भी नफरत करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र इसीलिए शुरुआत में किया गया सर, क्योंकि आपके राजनीतिक जर्नी को जब आप देखते हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखते हैं। मंत्री थे आप, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिज्ञाएं आपने दोहराई, फिर मंत्री पद जाता है। तो क्या बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिज्ञाएं दोहराने की वजह से ही वो मंत्री पद गया था? देखिए, इसमें बेसिकली दो कारण हैं। पहला कारण ये, बीजेपी प्योर धर्म की राजनीति करती है, धर्म और आस्था की राजनीति करती है और आस्था की हत्या भी करती है। राम के नाम पे सत्ता पाती है, राम के चढ़ावे को चोरी करती है। और वो लोग जो काम की राजनीति करने की बात करके आए थे, जिस आंदोलन को, जो हमें भी बाद में समझ आया, हमें भी नहीं पता था, हम इमोशनली रूप से जुड़े थे, वो आंदोलन, अन्ना आंदोलन बेसिकली आरएसएस का था, बीजेपी का था। फाउंडेशन वो बेसिकली यूपीए सरकार को बदनाम करने के लिए था। वरना क्या हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, एक में क्लोजर रिपोर्ट लगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके कर दिया कि नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ, है ना, कोल ब्लॉक में। और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने कोर्ट ने बरी कर दिया, कह दिया कोई अपराध नहीं हुआ। तो अगर कोई अपराध हुआ ही नहीं था, अगर कोई करप्शन था ही नहीं, तो करप्शन के नाम पर पूरे देश को दिग्भ्रमित करके यूपीए को बदनाम करके सत्ता हासिल कर ली। और सत्ता हासिल करके अब क्या हुआ, कालाधन 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। अब तो नहीं बोल रहे कोई, ना अन्ना हजारे बोल रहे, ना लाला रामदेव बोल रहे, और अरविंद जी का तो क्या कहना। आप तो बेसिकली 3 कारण है, 2 कारण है एग्जिट के जी, मंत्री पद से भी हटने के और बाद में पार्टी छोड़ने के भी। पहला कारण है सोशल जस्टिस पर मैं प्रतिबद्ध हूं। सोशल जस्टिस होना चाहिए। देश के विकास में और देश के निर्माण में सभी जाति धर्म के लोगों का हिस्सा है, तो सभी जाति धर्म के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सोच थी, वो दलित को और मुस्लिम को केवल वोट बैंक मानने वाली थी। लेकिन सर जैसे देखिए, मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, जल की उपलब्धता कर रहे थे। सुनिए मेरी बात, जल पहले नहीं मिल रहा था क्या? इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं, क्या लोग बिना बिजली के रह रहे थे क्या? फ्री तो, मुफ्त तो बाद में मिला है ना। अरे पढ़ाई तो दे दो, बिजली काट लो, तुम बच्चों को पढ़ा दो, हमारे नौकरियां दे दो आप हमारे गुणवत्ता बच्चों को। सुधरी पढ़ाई की, दावा तो यही था आपकी सरकार में। भाई एक बात बताइए, 12वीं तक पढ़ने से क्या हो जाने वाला है? जब आप ही के खुद के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, उसकी फीस तो देख लो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार के तो कॉलेज है द्वारका में जी, आपको पता है फीस कितनी है? पहले तो चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको 2 से 3 लाख 4 लाख एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोचिंग को खर्च करना पड़ेगा। और उसके बाद आप अगर कंपटीशन पास करके सेलेक्ट हो जाते हैं तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, अभी आप गूगल पे देखिए, लगभग 3.25 लाख फीस है। तब भी 3 लाख से ऊपर थी जब मैंने छोड़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली सरकार के, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उनकी फीस देख लीजिए आप। कोचिंग करने के बाद जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी फीस 1 साल की 2.5 लाख से ऊपर है। अब 2.25 लाख से ज़्यादा हो गई है 1 साल की। इसमें हॉस्टल का खर्चा शामिल नहीं है, मेस का खर्चा शामिल नहीं है, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा शामिल नहीं है। तो कोई भी बच्चा बताइए ना, लेके 15 लाख से और उसको 30-40 लाख तक चाहिए, कहाँ से लाएगा? आपने पढ़ा दिया, 12वीं पढ़ा दी, 12वीं पढ़ के क्या हो जाएगा भाई? क्या बन जाएगा 12वीं का पढ़ा हुआ बच्चा? असली जो आगे बढ़ने का रास्ता वो तो हायर एजुकेशन से है, और हायर एजुकेशन की फीस आपने इतनी बढ़ा दी, उसमें कोई स्कॉलरशिप भी नहीं है। आप कह रहे हैं आप सोशल जस्टिस के लिए प्रतिबद्ध थे, और अभी आपका सवाल का जवाब पूरा कहाँ हुआ? आपने जो सवाल पूछा वो तो आपको पूरा हुआ ही नहीं है। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ और साथ के साथ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। आप बताएं, 3 कारण आपने बताए। एक तो सोशल जस्टिस की प्रतिबद्धता, और देखिए दूसरा कारण ये, आपने दलित और मुस्लिम के वोट से दिल्ली में सरकार बनाई। जब समय आया राज्यसभा भेजने का, हमने कहा आप कार्यकर्ताओं में से ढूंढ के एक मुस्लिम, एक दलित को राज्यसभा भेजिए। किन को भेजा उन्होंने?
जिनसी की वोट से सरकार बनाई और राज्यसभा भेजने के लायक बने, उनमें से तो किसी को नहीं भेजा। उसके बाद पंजाब जीते, पंजाब में दलित वोट लगभग 38% है, 7 राज्यसभा भेजने थे, एक भी नहीं भेजा, ना एक भी दलित, ना एक भी मुस्लिम, ना एक भी माइनॉरिटी, ना एक भी ओबीसी। तो क्या आप न्याय नहीं करेंगे? तो उनका यह था कि कोई नहीं बोलता आपके सिवाय, ना कोई और दूसरा मंत्री बोलता, ना विधायक बोलता है, आप SC ST OBC माइनॉरिटी को हक दिलवाने की बात क्यों बार बार बोलते हैं? तो भी किसी को तो बोलना पड़ेगा ना न्याय के लिए। तो एक तो कारण ये रहा। दूसरा कारण ये रहा, हमने कहा कि हमारे कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में फीस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बजट उसके लिए दे दो। कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरा कारण, नेक्स्ट जो कारण है वो, आप काम की राजनीति करना है और धर्म की राजनीति पे चले गए, हनुमान चालीसा एंड ऑल ये सब चला। तो हम तो असहज हो रहे थे ना, हम तो ये सोच के आए थे कि हम काम की राजनीति करना है। हम राजनीति, हम बार बार बोलते थे हम राजनीति करना नहीं, राजनीति बदलना है। हमने राजनीति बदली है, हम खुद बदल गए। कहां गया वो लोकपाल, कहां गया वो भ्रष्टाचार? सारे मुद्दे खत्म। और फिर ना सोशल जस्टिस है, और ऊपर से जब 22 प्रतिज्ञाएं जो मैंने दोहराई, मैंने कोई अपराध तो नहीं किया, मैंने किसी दूसरे धर्म के बारे में तो नहीं बोला। उसी दिन, सेम डे, 5 अक्टूबर 2022, जिस दिन मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लगभग 12,000 लोगों के साथ अंबेडकर भवन पे, और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं, पवित्र प्रतिज्ञाएं दोहराई, तो उसी दिन तो नागपुर में भी प्रोग्राम हुआ। केंद्र सरकार के 2 मंत्री थे और प्रेजेंट के मुख्यमंत्री थे फडणवीस जी थे, रामदास अठावले जी थे, नितिन गडकरी जी थे। गडकरी जी का उनका भाषण है वहाँ, इनका फडणवीस जी का, कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो बाबा साहेब की पवित्र 22 प्रतिज्ञाएं और बौद्ध धर्म से आगे बढ़ेगा, उनका भाषण है। इलेक्शन राजन सेम डे उनके मंत्री बोल रहे हैं वही बात, और मैं भी वही बोल रहा हूं। तो इसमें क्या गलत है भाई? आप खड़े क्यों नहीं हुए साथ? और फिर आपने फिर ये कह दिया भाई आप या तो ये अपना अंबेडकरवादी मिशन और बुद्धिज्म चलाओ, या फिर मंत्री रहो। अंबेडकरवादी मिशन, या तो अंबेडकरवादी मिशन और ये अपना बुद्धिज्म का ये काम करो, या फिर मंत्री रहो, 2 में से एक चुन लो। हमने कहा फिर हम परमानेंट कुर्सी कोई नहीं है हमारी, तो आज नहीं तो कल जाएगी, और आपकी भी जाएगी। अंबेडकर की तस्वीर तो लेकिन आम आदमी पार्टी ने लगाई थी ना, वोट पाने के लिए तस्वीर लगाना और विचारधारा के खिलाफ काम करना। तस्वीर तो उनकी भी लगाते थे ना, शहीद भगत सिंह जी की, जिन्होंने किताब लिखी है मैं नास्तिक क्यों हूं। तो उनके विचार के बिल्कुल विपरीत आप काम कर रहे हो। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार का धर्म होता संविधान, राइट। लेकिन आप उसी संविधान की शपथ लेके आते हैं और फिर पर्टिकुलर एक ही धर्म के आप वो सब करने लग जाएं। आप न्याय कर रहे हैं क्या? हमारा सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, सरकार का धर्म होना चाहिए संविधान। रही आस्था या आपका धर्म, वो आपका व्यक्तिगत है, वो आपका प्राइवेट आप घर पे है। जो मर्जी करें। मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, मैं उनका पूजा करूं, त्रिशरण पंचशील दोहराऊं, आप अपना हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड कराएं, जो मर्जी कराएं, ये व्यक्तिगत आप अपने घर पे करें या अपने समाज में करें। मैं अपने घर पे करूं या समाज में करूं, या कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, गुरुद्वारे जाए, ये सबका व्यक्तिगत है। और सबको संविधान अधिकार देता अपनी आस्था की, अपनी बिलीफ की, अपनी फेथ की, उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन राजनीति में उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे सरकार अगर राम लीलाएं करवाने लगे या हनुमान चालीसा गलत है लगे, ये भी गलत हो जो यूपी में भी हो रहा है। ईद पे यही मुख्यमंत्री और इन्हीं के अधिकारी कहते हैं अगर कोई रोड पे नमाज पढ़ेगा तो उस पर केस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। खुद ही इन्होंने आदेश निकाला। बताइए, ईद पे नमाज पढ़ी जाती है ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटे की, साल में 2 बार। अब आप 15 दिन तक रोड बंद कर रहे हैं कावड़ के लिए, क्यों कर रहे हैं भाई? आप मतलब आपका नजरिया सरकार का तो एक जैसा सब धर्मों के प्रति होना चाहिए, समान, लेकिन आप एक धर्म पे तो आप अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, मुकदमे बना रहे हैं। दूसरे धर्म पे आप इतने मेहरबान हैं। तो ये कैरेक्टर स्टेट का नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी देखिए, राजनीति बदली है, राजनीतिक परिभाषाएं बदली हैं। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता है कि जो एक छवि कांग्रेस की बना दी गई या राहुल गांधी के, ऑपोजिशन के जितने भी लीडर के, ये एंटी हिंदू धर्म है, ये एंटी गॉड्स हैं, ये एंटी राम, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। राजनीति डर के नहीं चलती। आपको सीधी विचारधारा रखनी पड़ेगी कि हमारी पार्टी का
हमारा धर्म संविधान है और हमारी आस्थाएं सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैं। हम सबकी आस्था की इज्जत करते हैं। हम किसी को अपमानित करने का हमें कोई अधिकार नहीं है और किसी की धार्मिक आस्था की ठेस पहुंचाने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसमें किस बात का डरना? इतना डर तो राजनीति छोड़ दो फिर। अगर आप एक धर्म को इज्जत देंगे दूसरे को अपमानित करेंगे, ये नहीं चलेगा। देश प्राथमिकता देश होना चाहिए, प्राथमिकता देश का संविधान होना चाहिए। अगर इस तरह डर के राजनीति करेंगे, अब बताइए ना, इन्होंने राम का इस्तेमाल किया ना सत्ता पाने के लिए, धर्म का, और उन्हीं की आस्था की हत्या कर दी। उसी राम के चढ़ावे को चोरी कर लिया। क्या हुआ? ये राम के भी नहीं है, ये धन के हैं। इनको देश के सारे संसाधन कुछ हाथों में सौंपने हैं। ये बंच ऑफ थॉट पे काम कर रही है। जो आरएसएस के सेकंड चीफ थे गुरु गोलवलकर, उन्होंने जो किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी राज्य में जनता पर लंबे समय तक शासन करना हो तो उस राज्य की जनता को अनपढ़ बना दो और मजदूर बना दो, गरीब बना दो, और देश के सारे संसाधन 2-3 हाथों में सौंप दो। तो फिर वो इतने लाचार हो जाएंगे कि आप उन पर लंबे समय तक शासन कर सकेंगे। क्योंकि ज्ञान, पढ़ने से ज्ञान आता है, ज्ञान से अच्छे और बुरे में अंतर करना आता है, और जब ज्ञान आता है तो सत्ता से आप सवाल करते हैं। इन्हें सवाल पूछने वाले पसंद नहीं है, रैशनैलिटी इनको पसंद नहीं है नेचुरली। अच्छा, एक चीज़ बताएं राजू जी, कांग्रेस का जो रास्ता है वो गांधी का रास्ता है। आप अम्बेडकराइट हैं प्रॉपर, तो अम्बेडकराइट रास्ता और गांधी का रास्ता क्या पैरेलली चलता है, कोइंसिडेंस होता है? मुझे लगता है टकराते कि हैं? ये गलत, ये मिसकंसेप्शन है। कांग्रेस का रास्ता मिडिल पाथ है, बुद्ध का मध्यम मार्ग, और दुनिया में सबसे उत्तम मार्ग मध्यम मार्ग है। हम किसी एक धर्म के नहीं हैं। अहिंसा का जो रास्ता है वो तो बुद्ध ने दिया है। शांति मानवता का संदेश बुद्ध ने दिया है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग बुद्ध ने दिया है। बुद्ध से चला कबीर, संत गुरु रविदास, गुरु नानक देव जी, उसके बाद संत गाडगे बाबा, नामदेव जी, संत तुकाराम, और जो हमारे सतनामी समाज के गुरु संत घासीदास जी। तो ये एक परंपरा है जो बुद्ध से चली, महावीर बुद्ध से होती हुई, और ये यहाँ तक गांधी, और गांधी के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर तक आई है। यही भारत की पहचान है दुनिया में। भारत अगर सोने की चिड़िया कहलाया, भारत में अगर दुनिया से लोग पढ़ने आते थे तो उसी ज्ञान के रास्ते के लिए आते थे। उससे हम भटके तो आज हमारे लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने, बाहर से लोग इंडिया में नहीं आ रहे पढ़ने उस तरह। हमने अपनी खुद की संस्कृति और अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं हत्या की है। ये सबको समझना पड़ेगा। तो आपने जो कहा ना, गांधी की और अंबेडकर की अलग विचारधारा नहीं है। दोनों को जब पढ़ोगे तो दोनों जाके एक ही जगह मिलेंगे। अच्छी बात है कि कांग्रेस ही देश को बचाएगी, क्योंकि कांग्रेस संविधान से चलती है। कांग्रेस गांधी और अंबेडकर की विचारधारा से चलती है। कांग्रेस की राजनीति को अगर आप बृहद तौर पे देखें तो बड़ा समावेशी सी राजनीति वो दिखती है, जहाँ पे हर जाति का प्रतिनिधित्व था, हर धर्म का प्रतिनिधित्व था। सांप्रदायिकता बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाहिर नहीं होती है। ब्राह्मण मुख्यमंत्री जो हैं वो भी कांग्रेस ने खूब दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा दिए। लेकिन कभी भी दलितों के मन में ये बात नहीं आई कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, ऐसा कोई चीज़ नहीं चला। अब जब सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जिस तरीके से करते हैं, या राजेंद्र पाल गौतम जितने एग्रेसिव होकर बात करते हैं सामाजिक न्याय की और एक जाति विशेष की जब वो बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस अपना जो लॉन्ग स्टैंडिंग राजनीतिक स्टांस था जिसमें इंक्लूसिव थी, उस इंक्लूसिवनेस को तोड़ रही है क्या? सच कहूं तो तोड़ नहीं रही है, जोड़ रही है। कैसे? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो केवल एक जाति और धर्म के आधार पर नहीं चलती। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास की बात कर रही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो एजुकेशन को केंद्र बिंदु में लाई है। वरना सब या तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं या जाति की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस है जो आदमी के जमीनी जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो असली मुद्दे हैं। बाकी राजनीतिक पार्टी कहाँ असल मुद्दे पर काम कर रही हैं? छात्रों की गूंज के माध्यम से राहुल गांधी बता रहे हैं, पूरे देश के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, जैन जी को जागरूक कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स पे कितना बर्डन इस सरकार ने लाद दिया। 3,58,000 करोड़ रुपया 5 तरह के एग्जाम पे हमारे पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं। नीट,
जेई, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, इतने में भारत सरकार के 5 मंत्रालय चल रहे हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस, लेबर। और कोई है इस पार्टी जिसने तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, जिस तरह राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज के माध्यम से कोटा से जो शुरुआत की, एक एक चीज, मतलब आम जनता के मुद्दे, मजदूर का, किसान का, दलित का, पिछड़े का, मुस्लिम का, ईसाई का, हर किसी को जो प्रभावित करता है वो एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, महंगाई है। असल कोर मुद्दों पे कोई अगर चर्चा कर रहा है इस देश में तो केवल कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जहां बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को आप नलीफाई कर रहे हैं। नलीफाई नहीं कर रहा हूं। और कौन है जो छात्रों के मुद्दों पे बाकायदा तथ्यों के साथ इस तरह के प्रेजेंटेशन दे के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हो? बताइए आप, है क्या कोई और? संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी राहुल गांधी जिस तरह लड़ रहे हैं निडरता से, यहां तो लोग कंप्रोमाइज हैं। सबकी फाइल खुली हुई है, डर की वजह से कई बार लड़ाई को एकदम मौके पे जाके कहीं इधर उधर हो जाते हैं। ये पीएम आवास के बाहर जो धरना दिया था राहुल गांधी ने, उस दिन भी हमारी बातचीत हुई थी, आप भी वहाँ थे, और डिटेन किए गए तो अखिलेश यादव भी डिटेन हुए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो लड़ तो रहे हैं सड़कों पर। मैंने और ये लोग कब भी। कहा कि नहीं लड़ रहे हैं सब? मैंने कहा जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ, तथ्यों के साथ लोगों को जागरूक करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, विपक्ष को भी एकजुट कर रहे हैं, विपक्ष को भी साथ लेकर चल रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चल रहे हैं। कई बार उन पे हमले होते हैं, लेकिन जो बड़ा आदमी, जैसे बड़ा पेड़ होता है ना, जब उसमें फल लगते हैं तो वो झुकता है। झुकना अच्छे इंसान की पहचान है, अकड़ मुर्दे की पहचान है। तो ये अच्छी बात है ना, कांग्रेस पार्टी झुकती भी है, सबकी सुनती भी है, और उसके बाद भी सबको साथ के साथ चलती है। राजेंद्र पाल गौतम को क्या जरूरत पड़ती है मायावती के पास जाने की? क्या जरूरत पड़ती है? पहली बात तो समझ लीजिए कि मेरे समाज के जो अंबेडकरवादी नेता हैं और जो समाज के बारे में जिन्होंने काम किया है, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं सबकी। वो भी अंबेडकरवादी है, मैं भी अंबेडकरवादी। लेकिन आपका ही बयान है ना कि मायावती मेरी सुन तो मुख्यमंत्री बन के। लीजिए, आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुन लीजिए। जी। वो भी अंबेडकरवादी है, मैं भी अंबेडकरवादी हूँ। वो भी बुद्ध को मानते हैं, मैं भी बुद्ध को मानता हूँ। उनको भी कांसीराम साहब ने ट्रेंड किया, मुझे भी कांसीराम साहब ने ट्रेंड किया। तो मेरे तो सारे सबसे रिश्ते हैं। मेरे आज़ाद समाज पार्टी के दोस्तों से भी रिश्ते हैं, मेरे जो अपना भीम आर्मी के साथी हैं उनसे भी रिश्ते हैं, मेरे जो बीएसपी के साथी हैं उनसे भी रिश्ते हैं। तो उस नाते, जो समाज के नाते, उनके भाई, उनके पिताजी, मेरे घर भी उनके भाई आए, मैं उनके घर गया हूँ, उनके पिताजी बिना खाना खाया नहीं आने देते थे। तो मेरे जब घर पे बीएसपी के लोग, बड़े सारे बड़े नेता जो घर पे आए, वो कहते हैं कि भाई तुम जो बहन जी से क्या जय भीम भी नहीं कर सकते, लखनऊ जाते हो? तो मैं गया था, वीरापासी जी की मूर्ति का अनावरण करना था, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने, उसकी तैयारी की मीटिंग थी। मीटिंग करके निकले कि भाई लंच हो रहा है, चलो खाना खाने चलते हैं। सामने बहन जी का बंगला था। मुझे अचानक याद आया कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा, फिर भी एसपी के साथ ही पूछेंगे, इस बार फिर गए थे तुम कि भाई आप मिले, आपको जय भीम करने में भी शर्म आ रही है क्या? तो मैंने तो उस नाते मैं, चलो बहन जी का बंगला पूछ ले, तो अगर हैं तो मैं कुशल क्षेम जान लेता हूँ। अब उसको कोई किस तरह से ले, मुझे उससे फर्क सर इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं आप। फर्क इतना है, नहीं मैं तब प्रभारी नहीं था, ये समझ लीजिए, तब प्रभारी नहीं था। तो अब नहीं जाएंगे जय भीम कहने? देखिए, जब उनके स्टाफ ने कहा कि आपका नंबर ले लिया है, बहन जी को दे दिया, जब वो बुलाएंगी तब आप हालचाल जानने आ जाना। तो बुलाएंगी तो हालचाल जान लेंगे, नहीं बुलाएंगी कोई बात नहीं। कुछ बयान आपका एक वैचारिक रिश्ता होता है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में रहते हुए भी विचार का रिश्ता खत्म नहीं होता, पहले आप समझ लीजिए। हम राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ रही है, संविधान को बचाने की भी लड़ाई लड़ रही है, लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई लड़ रही है, और छात्रों की और इस देश के बच्चों की शिक्षा के जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया, लीगल सिस्टम कोलैप्स हो गया, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स हो गया, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है, चाहे उसमें डर कारण हो या कोई और कारण हो। कोई और ऐसे में कोई और भी हो सकता है, लोभ लालच। नेचुरली अगर कोई चीफ जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है 4-5 सुप्रीम कोर्ट के जजों को साथ बिठा के और कहता हम जनता की अदालत में आए हैं, देश का संविधान व लोकतंत्र खतरे में है, अब जनता देश के लोकतंत्र को बचाए, और उसके बाद वो चीफ जस्टिस बनते हैं और कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सारी जजमेंट, सारे सबूतों को और कानून को ताक पे रख के जजमेंट आती हैं
और फिर जैसे ही वो रिटायर होते तुरंत राज्यसभा चले जाते हैं। क्या मतलब लगा है इसका? ये कंप्रोमाइज नहीं तो क्या है? आप ही ने तो कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश का लोकतंत्र संविधान खतरे में है। फिर क्या हो गया? चीफ जस्टिस बनते ही आपका वो खतरा खत्म और रिटायर होती है आप राज्यसभा। अरे भाई, कुर्सी सबकी एक ना एक दिन जाती है। ऐसी कौन सी कुर्सी है 65 साल तक आप कुर्सी पे रह लिए, आप पे पेंशन नहीं खाई जाएगी, गारंटी के साथ कह सकता हूं। फिर क्या लालच है? ये जो लोगों के अंदर लालच है ना, रिटायरमेंट के बाद ये मिल जाए वो मिल जाए, शर्म आती है ऐसे लोगों पे। शो का नाम पावर प्ले है ना सर, पावर का नशा ही ऐसा होता है। आप वैचारिक पावर का करना क्या है? जो पावर डिस्ट्रक्टिव हो, जो देश को नुकसान पहुंचाती हो, ऐसी पावर को ठोकर पे मार देना चाहिए। देश से बढ़कर कोई पावर नहीं है। ठीक, आगे आते हैं। वैचारिक रिश्ते की आप बात कर रहे थे। जहां वैचारिक रिश्ता होता है वहां दरवाजे बंद नहीं होते हैं, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अपॉइंटमेंट की जरूरत क्यों थी? दरवाजा क्यों नहीं खुला था? अपॉइंटमेंट किसने मांगा? मुलाकात क्यों नहीं हुई आपकी जब आप? अरे भैया, वो उनसे पूछो क्यों नहीं, वो बताएंगे, मैं क्या बताऊं? वैचारिक रिश्ते की बात कर रहे हैं ना सर आप, तो बात तो ही भाई मैं communication गया तो होगा। हालचाल जानने, स्टाफ ने कहा जी हम मैसेज दे रहे हैं और आपका नंबर नोट कर लिया, जब बुलाएंगे आ जाना। मैंने ठीक है भाई। वैचारिक चले रिश्ता आए। टूटता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे? ऐसा मैं नहीं मानता। अब उनकी सुनो, वो किस हालत में थी, तबीयत ठीक थी या नहीं थी, वहां पे थी भी या नहीं थी, कई सारी चीजें। और मैं फिर दूसरी बात, ये उनका प्रेरोगेटिव है, मिलना ना मिलना किसी से, उसमें मेरी थोड़ी ना इज्जत कोई कम हो गई। आप ऐसा ले क्यों रहे हो? पूरे समाज में अच्छा मैसेज गया यार, चलो आपने पार्टी से ऊपर उठ के विचार की वजह से आप गए, लोगों ने तो उसको स्वागत किया है, तो मेरा समाज हैप्पी है ना, बस मुझे उसके लिए संतुष्टि है। आप कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कई बार आपके तरफ से ये बयान आता है और ये चर्चाएं चलती हैं कि आप बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हैं इस बात को लेकर के बसपा के साथ गठबंधन करवा सकते हैं आप। ये तो बसपा को तय करना है। मैं तो शुरू से एक बात कह रहा हूँ, केवल बसपा के लिए नहीं, हाँ। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज देश का संविधान लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। जो भी पार्टी इस देश से प्यार करती है, इस देश के संविधान से प्यार करती है, इस देश के लोकतंत्र से प्यार करती हैं, जो कट्टरपन के खिलाफ है, जो भारत को मजबूत देखना चाहती हैं, उन सबको एकजुट होकर ऐसे लोगों को जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया, जिन्होंने देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया, जिन लोगों ने इस देश के सारे जांच एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करके विपक्ष को भी खत्म करने की कोशिश की है, आज ऐसे लोग जो देश से प्यार करते हैं, जो देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाना चाहते हैं, उन सबको एकजुट होना चाहिए। उसमें कोई भी हो, जो भी है, जो संविधान को मानता है, जो सामाजिक न्याय को मानता है, जो मानवता को मानता है, जो नफरत को पसंद नहीं करता, उन सबको आना चाहिए। इतना ही ब्लैक एंड व्हाइट है सर जितना आप बता रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं इन कैमरा एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। अब इसको जो इंटरप्रिटेशन जिसको लगाना लगा ले, मेरी तरफ से सब कुछ। आप कह रहे हैं आपके नेता राहुल गांधी जो हैं सामाजिक न्याय को लेकर प्रतिबद्ध हैं, सबको साथ लेकर, सारे मुद्दों को साथ लेकर चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के। इसके बावजूद मायावती का इस गठबंधन में होना या उसकी वकालत आपके द्वारा? देखिए, अभी आप एक बात समझ लीजिए, देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सत्ता में रहे और बहुत लोगों की फाइल इस सरकार ने बना रखी है। फाइल खोल खोल के पता नहीं कितने लोगों को डराया जा रहा होगा, कितने के यहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजा होगा, डरा के बीजेपी में जोड़ लिया होगा, पार्टियां तोड़ ली, सांसद तोड़ लिए, विधायक तोड़ लिए, क्या क्या नहीं चल रहा है देश में। क्या देश की जनता देख नहीं रही है क्या? और देश की जनता ये भी देख रही है कौन कौन कॉम्प्रोमाइज है, कौन कौन डरा हुआ है। तो देश को बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना रुकेंगे। इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और जो करना पड़ेगा करेंगे, और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। क्या आपको लगता है मायावती डरी हुई है? ये जनता तय करे ना, लोगों के एक्शन से तय करे। आप मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? नहीं, मैं कहलवा कह रहा हूं। आप देखिए मिशन के व्यक्ति हैं, आप खुद कहते हैं। आप लोगों के जो लोग अपने ट्विटर पे कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कोई बयान देते हैं, आप उन्हीं से आकलन कर सकते हैं कि किसके साथ क्या परेशानी, क्या मजबूरी हो सकती है। उसको कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑब्जर्व कर ले। इस देश के लोग पढ़े लिखे ऑब्जर्व कर रहे हैं आज की डेट में। आपने अभी इसी चर्चा में बोला है कि डरने की क्या जरूरत है, जो बात सही है वो बात बोल देनी चाहिए। आप निसंदेह नहीं डरना चाहिए, लेकिन अब हर आदमी तो ऐसा नहीं है ना, डरेगा नहीं। जब डर के सांसद विधायक पार्टी पूरी चली गई, हर आदमी में हिम्मत नहीं होती। तो ये जो आप जवाब अभी राहुल गांधी में हिम्मत है,
निडर है, साहसी है, देश से प्यार करता है, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की के प्रति दृढ़ संकल्पित है। 2014 में आपको यही साहस, यही निडरता अरविंद केजरीवाल में भी दिखी थी। देखिए, मैं तो 2014 नवंबर में अचानक जोड़ा हूँ, अचानक जोड़ा हूँ। उन्होंने कहा आप भी आंदोलनकारी हैं, पार्टी भी आंदोलन से बनी है, और लग भी रहा था उस वक्त आंदोलन से। लेकिन वो षड्यंत्र तो धीरे धीरे समझ आया ना। रैशनल आदमी है आप, आपको क्यों समय लग गया समझते हुए? सारे गलती हुई, सारे inefficiency देश को हुई। लग गया था, मुझे क्या, मैं भी इंसान हूं। उस वक्त तो सारे देश को, देखिए नैरेटिव बनाया जाता है, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं अब। उस वक्त तो पूरे देश को नहीं लगा क्या, जब टीवी पे 24 घंटे एक चीज दिखाई जा रही है, पूरे देश में लोग मोमबत्तियां लेके निकल गए हैं। उस वक्त क्या लोगों को पता था क्या षड्यंत्र चल रहा है? पता था क्या? जो घोटाले बताए गए थे, क्या पता था कि ये सब झूठ निकलेंगे? हम थोड़ी ना सरकार में बैठ के देख रहे हैं सरकार क्या क्या कर रही है। लेकिन जब सारी जांच के बाद जो सामने आया और जो लिंक जब जोड़ के देखा, आखिर क्या वजह थी कि टीवी पे 24 घंटे उनको दिखाया जा रहा था? आज तो नहीं दिखाया जाता, आज तो मोदी जी को दिखाया जाता है 24 घंटे। कितने आंदोलन कर लो आप, उनको तो दिखाता नहीं कोई। अब तो सामने स्पष्ट हो गया ना। यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम समझते हैं, वो मनवादी, जातिवादी, नफरती मीडिया मोदी जी को दिखा रहा है 24 घंटे। वो तो न्याय, सामाजिक न्याय की ना बात करता है, ना अनएम्प्लॉयमेंट पे, महंगाई पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, ना उन मुद्दों पे बात करता है। जिस इंस्टीट्यूशन में खुद ही मनुवादी विचारधारा कौंध रहा हो, वो उस पर बात क्यों करेगा? आपने मीडिया की बात की, मैं उसी बिरादरी से आता हूँ, लेकिन मैं ऑल्टरनेटिव स्पेस का आदमी हूँ। अभी क्या है, मीडिया में जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया जो है, यही लोगों तक बात पहुंचा रहा है हमारी। मेन स्ट्रीम में तो अभी भी उनको दिया जाता है मुद्दा, आज किस पे चर्चा करनी है। आप एक बार बताइए, अब आप घुसपैठी पे चर्चा देख रहे हैं क्या? कहीं वो तो हिंदू मुसलमान पे चर्चा देख रहे हैं क्या? चुनाव आते ही घुसपैठी हिंदू मुसलमान पे चर्चा शुरू हो जाएगी, सारे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया पे। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के लिए नैरेटिव सेट करते हैं, इनको पैसा मिल रहा है, सरकार उनकी है, तो एडवर्टाइज के लिए और दूसरी चीजों के लिए खूब अच्छा पैसा मिल रहा है उनको, सैकड़ों हजारों करोड़ उनके लिए काम कर रहे हैं। वो मीडिया थोड़ी ना है, उसको मीडिया समझना ही मूर्खता है। आपकी जो विचारधारा है, जिसमें आप अवतारवाद को नहीं मानते, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, जिसके बाद संविधान भी करता है साइंटिफिक टेम्परामेंट की, अगर मैं बात करूं तो ये विचारधारा भाजपा में तो कहीं पर अलाइन होती नहीं है। आम आदमी पार्टी का आप हिस्सा थे, वहां से आपका मोहभंग हो गया था, कारण आपने बता दिए। अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो खुद ओबीसी की राजनीति ही करती है और आइडेंटिटी बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे एक पार्टी बचती है कांग्रेस। राजेंद्र पाल गौतम ने सोचा होगा कि यार यहाँ पे करियर ग्रोथ ठीक हो सकती है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेहतर मिल सकती है, तो कांग्रेस में आपका आना एक अपॉर्चुनिस्टिक फैसला भी तो माना जा सकता है। देखिए, दुनिया क्या मांगती है, दुनिया देखे। मैं तो राहुल जी से कह के आया था कि देश में अगर कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई, गरीब वर्ग की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, तो आप लड़ रहे हैं। या तो देश में ज्ञान बांटने का काम पैदल चल चल के सबसे पहले अगर किसी ने किया, तो वो तथागत गौतम बुद्ध ने किया। उसके बाद किसी ने अगर पैदल चल के आज़ादी की आंदोलन को तेज़ किया, तो गांधी जी ने किया। और उसके बाद सामाजिक न्याय व देश के लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए किसी ने इतनी लंबी पदयात्रा की, 4,500 किलोमीटर, तो राहुल गांधी जी ने की। बाबा साहेब के विचार को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को इफेक्टिव तरीके से किसी ने लागू करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं आपको तर्क देके बताता हूं, किसी की हिम्मत नहीं काट दे। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत गरीब था, भरपेट खाना भी नहीं था। 15 साल के अंदर हरित क्रांति करके भारत में अन्न इतना उगाया कि किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं। ठीक है, सैकड़ों PSUs बनाए, एम्स बनाया, IIT बनाई, IIM बनाया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया, MTNL, BSNL बनाया, इंडियन रेलवेज, ठीक है, ONGC, सैकड़ों PSU बनाए। बैंक प्राइवेट होते थे। जुलाई 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी। दलितों पे उत्पीड़न होता था, एट्रोसिटी एक्ट दिया, और पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी उसमें रिजर्वेशन दिया, और इंडस्ट्रियल प्लॉट में रिजर्वेशन दिया, रेजिडेंशियल प्लॉट में रिजर्वेशन दिया। झुग्गियां जिनकी थी, झुग्गी की जगह रिसेटलमेंट कॉलोनी बनाकर लाखों लाख लोगों को मकान दिया, पुनर्निवास पूरा। और खेत की जमीन के पट्टे, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे काटे।
तो ये सब कुछ बैकलॉग वैकेंसी भरने का काम किया SC ST का, स्पेशल ड्राइव चला के राजीव गांधी जी के टाइम पे। सूचना का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन अधिकार दिया, और इसके साथ साथ जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। एक देने वाला है, निर्माण करने वाला है, जिसके बैनर तले आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया वो कांग्रेस पार्टी है। एक बेचने वाला है। आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, चाहे हिंदू महासभा हो, जनसंघ हो, चाहे RSS हो। जनसंघ तो खैर आज़ादी के बाद बना है भाई, उनकी एक विचारधारा पॉलिटिकल थी ना, बात आप कर रहे हैं जी। हिंदू महासभा उन्हीं की तो विचारधारा है, RSS उन्हीं की विचारधारा है ना। वो तो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, उन्होंने तो कोई आज़ादी का आंदोलन नहीं लड़ा। उन्होंने क्या किया, उस वक्त अंग्रेजों के साथ थे, और जब आज़ाद भारत हुआ, जब उनको मौका मिला, तो उन्होंने एक नया मंत्रालय और बनाया, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। उसका मंत्री बनाया अरुण शौरी। एक एक करके बेचना शुरू किया, 50 से भी ज्यादा PSU बेच दिए। जो बिक गया वहां नौकरियां खत्म, नौकरियां खत्म, तो आरक्षण का मामला ही अपने आप खत्म। आज आरक्षण का पे इतना शोर मचाते हैं, आरक्षण बचा कहां है? आपने स्कॉलरशिप्स लगभग खत्म कर दिया। अब स्कॉलरशिप नहीं है, स्टाइपेंड लगभग आपने खत्म कर दिया। सरकारी स्कूल आप लगातार बंद कर रहे हो मर्जर के नाम पे। PSU सारे आपने बेच दिए। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आप ले आए, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी का वो आपने सब आउटसोर्स कर दिया। तो आपने तो बेचा है। दर्द उसको जिसने बनाया है। बनाने का काम कांग्रेस ने किया, बेचने का काम बीजेपी। आपने RTE का जिक्र किया, आपने RTI का जिक्र किया, आपने फूड सिक्योरिटी की बात की, खाद्य सुरक्षा की। ये सब कुछ मनमोहन के कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस में ही हुआ ना। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। और उसी के विरोध में आम आदमी पार्टी आते हैं, जिसमें आप नेता थे। उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब आप ये बात, पहले एक बात समझ लिए, 2014 नवंबर से पहले मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए समता सैनिक दल में नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 8 साल। छोटा सिपाही भर्ती हुआ, धीरे धीरे नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी बना। बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे हम, 450 बच्चे डेली आते थे, 4 पीरियड रोज लगते थे शाम को। स्कूल से आने के बाद बच्चे हमारे ट्यूशन पढ़ने आते थे फ्री, पहली क्लास से 10वीं तक। आसपास के सारे स्कूल में हमारे बच्चे टॉप करने लगे। हम सोशल वर्क करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, समाज का आंदोलन करते हुए। हम हर उत्पीड़न के खिलाफ हमने पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए हैं। हम तो राजनीतिक नहीं थे, अचानक आए। उस वक्त लगा कि यार आम आदमी पार्टी कुछ बदलेगी देश को, जुड़े। लेकिन जुड़ने के 4-5 साल के अंदर उनका असली चेहरा सामने आ गया। तो राजन जी, जितनी बातें अभी आपने बताई, PSUs के निर्माण से लेके, नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से होते हुए मनमोहन के कार्यकाल तक, ये बातें तो 2013-14 में भी आपको पता रही होंगी। बिल्कुल पता रही, लेकिन इस बारे में तो आप बात नहीं करते थे, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से आप बंद नहीं, आप गलत कह रहे हो। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो। मैं उसी सरकार में मंत्री रहते हुए मैं ये बात किया करता था कि एजुकेशन को महंगा हम क्यों कर रहे हैं। मंत्री रहते हुए मैंने कहा 150 करोड़ बजट दो, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं पैसे के अभाव में, मैं उनकी फीस दूंगा। नहीं दिया बजट। मैं शायद इसीलिए आंखों में चुभने लगा, क्योंकि मैं बोलता था। किसके लिए बोलता था? मैं अपने लिए थोड़ा बोल रहा था। मैं तो उन बच्चों के लिए बोल रहा था जो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर की फीस कहीं से कर्ज करके दे दी, सोचा स्कॉलरशिप आएगा। स्कॉलरशिप भी केंद्र सरकार बीजेपी की स्कॉलरशिप सब अस्त व्यस्त हो गया। बच्चों की स्कॉलरशिप आ नहीं रही। फर्स्ट ईयर का जो कर्ज लेके फीस दी थी, सेकेंड ईयर की फीस जमा करनी है, फर्स्ट ईयर का कर्ज चुका नहीं है, स्कॉलरशिप आया नहीं है, मजबूरी में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। या मेरे घर पे आके कह रहे हैं जी हमें फीस की जरूरत है। 10-20 बच्चों की मैंने चंदा इकट्ठा करके फीस भी का भी अरेंजमेंट करवाया। मंत्री रहते हुए मंत्री छोड़ने के बाद भी करवाया। यार दोस्तों से करवाया ना, लेकिन पर कितने का कर पाएंगे? 2 का, 4 का, 10 का? ये तो व्यवस्था का हजारों बच्चे हैं। सरकार तो एक कलम से, एक कैबिनेट में पास करके 1 मिनट में लाखों करोड़ों बच्चों की फीस माफ कर दे। तो फिर एजुकेशन को इंडस्ट्री क्यों बनाया जा रहा है? मेरा ये सवाल है। एजुकेशन और हेल्थ दोनों को इंडस्ट्री बना दिया। अगर सरकार हेल्थ और एजुकेशन भी नहीं दे सकती, ऐसी सरकार की जनता को जरूरत है क्या? किस बात की सरकार, किस बात का कर आप लेते हैं अगर आप शिक्षा नहीं दे सकते? आपने बोला आज़ादी नहीं थी, क्योंकि आप बोलते थे इसलिए आप चुभने लगे। यहाँ पर आज़ादी है बोलने के कांग्रेस की? भाई मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन मैं न्याय की बात करता हूँ। वहाँ भी न्याय की बात करता था, वहाँ चुभता था। यहाँ न्याय की बात कर रहा हूँ तो यहाँ तो मुझे सबका सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ नहीं चुभ रहे? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इंटरनली कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं संविधान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता हूँ। मैं लोकतंत्र के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता हूँ। और कांग्रेस पार्टी संविधान में लोकतंत्र को प्राथमिकता पर रखती है, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता पर रखती है। वही मेरा मुद्दा है।
तो फिर झगड़े की कोई वजह ही नहीं है। मैं एक बात आपसे चाहता हूं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैं आपको डालता हूं। एक प्लेग्राउंड समझिए और आप खिलाड़ी नहीं हैं अभी उस प्लेग्राउंड के, आप ऊपर से देख रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी में मंत्री रहा हुआ एक व्यक्ति कांग्रेस में शामिल होता है, 1-1.5-2 साल के अंदर उसे कांग्रेस के दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया जाता है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी बना दिया जाता है। तो इतने सालों से संगठन में रहने वाले जो लोग हैं उनके दिल पे तो कुठाराघात चलती होगी ना। तो भाई आप अपने मुझे नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता, तटस्थ होकर मैं कह रहा हूं सर। हाँ, तो मैं भी बता रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। हो सकता है ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो पार्टी जिसने आज़ादी का आंदोलन लड़ा हो, वो पार्टी जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। तो जिनके हाथ में नेतृत्व है, अगर वो नहीं बढ़ा पा रहे, पार्टी को तो आगे बढ़ना है ना। पार्टी का नेतृत्व तो ऐसा आदमी ढूंढेगा जिसका संगठन बनाना आता हो। मेरी तो पूरी जिंदगी संगठन पे गुजरी है। शायद मेरे संगठन के समझ को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी दी हो कि ये आदमी संगठन को ठीक कर सकता है। तो मैंने एससी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए जो दिखाया है करके, पूरे देश में जो जिस मजबूती के साथ ये डिपार्टमेंट खड़ा हुआ, एससी लोग जुड़ने लगे, सब दूसरी पार्टी से छोड़ छोड़ के आने लगे, एक भरोसा पैदा हो गया ना। भरोसा पैदा करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी सक्षम है, बड़ी पार्टी है, विस्तृत है, विशाल सोच है। सिर्फ जरूरत थी नेतृत्व ऐसा हो जो पूरे समाज को, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो पहले से नेतृत्व था वो सक्षम नहीं था। देखिए, कोई क्या समझता है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो क्या वो पूरे समाज को जोड़ पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो पुराने नेतृत्व को आप इंक्लूड कर पा रहे हैं? देखिए, आप ना इसको किसी व्यक्ति को डिस्क्रेडिट करने की बात ना करें। हर आदमी की अपनी क्षमता होती है। ये 5 उंगलियां ना, एक भी बराबर नहीं है, एक भी। सबका अपना क्षमता होती है, अपनी काबिलियत होती है, ठीक है। संगठन चलाने की क्षमताएं अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरह की समझ होती है, मुद्दों को समझने की। अब आप टीचर पढ़ा रहा है, सारे बच्चे थोड़ा ना एकदम पूरा का पूरा समझ जाते हैं। किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी होती है, अपनी समझ होती है, अपना काम करने का तरीका होता है। हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छी कोशिश करता है। मेरे से प्रीडिसेसर ने भी अच्छी कोशिश की होगी, हो सकता है मेरे से भी अच्छी की हो। आज की परिस्थिति में शायद लगा हो कि शायद ये अच्छा करेंगे तो मुझे दिए, मैं अच्छा नहीं करूंगा तो कल को मुझे बदला जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात, कोई भी कुर्सी परमानेंट नहीं होती। अपना कार्यकाल पूरा किया ना, ऐसा तो नहीं है किसी को बीच में हटा दिया। तो पार्टी हित देखती है कि पार्टी का हित किस चीज में है, पार्टी को बेहतर चलाने के लिए क्या परिवर्तन करना कब जरूरी है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और नेतृत्व पे सवाल उठाना ये कोई संगठन की समझ वाली बात नहीं है, डिसिप्लिन वाली बात नहीं है। डिसिप्लिन तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो कितनी बड़ी आप ताकतवर व्यक्ति, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप हार जाएंगे। डिसिप्लिन को लेकर आप बड़ा एग्रेसिव रहते हैं। एक आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जब आप प्रभारी बने थे, उत्तर प्रदेश में गए थे और किसी नेता को लगभग डांटते हुए अंदाज में आपने बोला कि आप नहीं सुन सकती हैं तो जाइए। नहीं, ऐसा था, वो प्रोग्राम था ज्योतिबा फुले जी की जयंती का, जिसको ओबीसी और एससी डिपार्टमेंट ने मिलकर लखनऊ में आयोजित किया था। और उसमें कम से कम 2500 लोग आए हुए थे। और 2500 लोगों में अगली रो में एक महिला और एक पुरुष साथ बैठे, वो आपस में लगातार बात कर रहे थे आधा घंटे से। अब जो लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं, सामाजिक न्याय पे चर्चा चल रही है, ज्योतिबा फुले जी के जीवन संघर्ष पे चर्चा चल रही है, तो भाई अगर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कोई बात है जो आपको करनी जरूरी है, तो आप बाहर भी जाके कर सकते हैं। यहाँ 2500 लोगों में आप 2 को छोड़ के सब गंभीरता पूर्वक सुन रहे हैं, आप आपस में बात कर रहे हो। तो जब मैं उनको नोटिस कर रहा था, तो जब मेरा नंबर बोलने का है, लास्ट वक्ता मैं था चीफ गेस्ट के रूप में, मुझे बुलवाया। मैंने उनको शुरू में ही, जब मैंने देखा उसके बाद भी वो बात कर रहे, मैंने उनको ये कहा कि भाई आप लोग, इतनी गंभीर चर्चा चल रही है, आपको अगर इतनी जरूरी चर्चा आपकी है तो आप बाहर जाके कर लें। आप पूरे प्रोग्राम का डिसिप्लिन क्यों भंग कर रहे हैं आप दोनों? और उसके बाद देखो पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस रहा पूरा। हमारा आखिर ये बताइए ना, अनुशासन अगर नहीं होगा, बाबर जब थे आए तो इब्राहिम लोदी के साथ उनका युद्ध हुआ, तो बाबर से कई गुना ज्यादा बड़ी सेना इब्राहिम लोदी की थी, फिर क्यों हार गए? इसका मतलब डिसिप्लिन और सही स्ट्रेटेजी।
जिसके पास होगी वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, नाराजगी भी तो मोल ले सकता है ना साहब। 99% लोगों का फोन आया कि आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छी बात की। इसका मतलब लोग पसंद, बल्कि जिनको कहा था उन्हें भी बाहर कहा कि सॉरी, हमें हमारी गलती थी, हमें ध्यान से सुनना चाहिए, इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एडमिट किया। फिर ये तो अच्छी बात है ना। गलती हो जाए और उसको स्वीकार करके सुधार ले, तो ये संगठन हित में होता है। हमारे लिए संगठन का हित सर्वोपरि है, बाकी जब चीज़ें छोटी हैं। मतलब एग्रेसिव एटीट्यूड जो आपका है वो जारी रहेगा। देखिए, समय और परिस्थिति के हिसाब से आदमी को अपना डिसीजन लेना चाहिए। अपना बिहेवियर, एक जैसा बिहेवियर हमेशा नहीं चलेगा। समय परिस्थिति के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा सर, हरियाणा से जब राज्यसभा उम्मीदवारी की बात हुई तो अंदर खाने में कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि राजेंद्र पाल गौतम जी को भी अप्रोच किया गया आपको राज्यसभा उम्मीदवार, ऐसा हुआ था क्या? एक बात बताइए, इतना अच्छा निर्णय किया है। मेरे डिपार्टमेंट में, जो मेरे एससी डिपार्टमेंट में, मैंने जिनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। सवाल मेरा उस पर भी है, लेकिन पहले आप ये बताइए आपको पेशकश हुई थी कि नहीं? ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है पार्टी के अंदर की जो ये चर्चा नहीं हो सकती। मैं सिर्फ ये कहूँगा, पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और मेरे डिपार्टमेंट के एक अच्छे आदमी को, एक जिम्मेदार आदमी को, जिनको मैंने हिमाचल प्रदेश का कोऑर्डिनेटर बना के भेजा एससी डिपार्टमेंट में से, और उन्होंने वहाँ अच्छा काम शुरू किया। एक अच्छे आदमी को जिम्मेदारी दी है और उससे समाज में बहुत अच्छा संदेश गया है, और आप देखेंगे बहुत बड़ी मात्रा में उस समाज जुड़ रहा है। करमवीर बौद्ध की बात कर रहे हैं ना आप? जी। करमवीर बौद्ध साहब का भी कोई सांगठनिक रिश्ता पुराना कांग्रेस से नहीं रहा। फिर से मेरा सवाल यही है। देखिए, ऐसा है, वो पूरी नौकरी के दौरान सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। बड़े बड़े हम लोगों ने 7 आंदोलन किए हैं। रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन किया, और अम्बेडकरी विचारधारा पे लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं। और जो एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन थी उसके प्रेसिडेंट रहे। पूरे हरियाणा से जो लोग आते थे सेक्रेटरीट में, सबकी मदद करते थे, हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते रहे। तो एक अच्छे आदमी को पार्टी लाई है, ये तो खुशी की बात है। और पार्टी में तो पहले ही जुड़ गए थे वो। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी के साथ आपका पुराना रिश्ता, ये सब भी तो मायने रखता होगा ना साहब। तो पार्टी के पुराने लोग, क्रिस्टोफर जी को दिया, पार्टी के पुराने नहीं है क्या? हिमाचल से जो जिलाध्यक्ष थे शर्मा जी, उनको दिया, क्या पार्टी के पुराने नहीं थे क्या? सारे पुराने को तो दिया है भाई। किसी पार्टी को बढ़ाना है, आप 90-95% पार्टी के लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन पार्टी को बढ़ाने के लिए और भी तो एक्सपेंशन करना है ना पार्टी का। मुझे लगता है बहुत अच्छे निर्णय पार्टी कर रही है और पार्टी बढ़ रही है। एकमात्र पार्टी है जिसके प्रति विश्वास की दृष्टि से पूरे देश के लोग देख रहे हैं। जैसे करमवीर बौद्ध का ही अगर मैं उदाहरण लूं, तो किसका फैसला होता है ये? कौन कौन लोग शामिल होते हैं इस तरह के फैसले? देखिए, ये पार्टी इस लेवल पे पार्टी का जो CWC फैसले करती है, तो उस स्तर का फैसला, और हम सब उसका स्वागत करते हैं। मुझे भी अगर कोई जिम्मेदारी दी है तो पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने की है, पुराने स्वागत करते हैं और हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, पुराने नेताओं को जोड़ने का भी कोई स्ट्रेटजी कुछ चल रहा है काम? आउटरीच सबसे बातचीत हो रही है, सब लोग आ रहे हैं खुश होके। देखेंगे आप, यूपी का रिजल्ट देखिएगा। यूपी का रिजल्ट देखिएगा। अब यूपी पे बात करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। तो यूपी में क्या क्या गुल खिलने वाला है सर? एक कांग्रेस का एक पैटर्न रहा है, जब भी कोई नया प्रभारी आता है तो जो पुराना अध्यक्ष है उसके साथ बहुत तालमेल होती नहीं है। नहीं, हमारी तो बहुत अच्छी तालमेल है, अजय लगभग रोज बात होती है। अजय राय जी के साथ हाँ, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बदले तो नहीं, मतलब पैटर्न की बात मैं कर रहा हूँ। नए प्रभारी, फिर अध्यक्ष का बदलाव होता है। मैं पहले एक बात बोलता हूँ, जो भी पद पे हैं या रहे हैं, उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा करने का प्रयास किया है। ठीक है, हम भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपसी तालमेल से ही अच्छा होता है। ईगो हमेशा नुकसान करती है, और कम से कम मेरी कोई ईगो नहीं। मैं तो वैसे भी बौद्ध हूँ, मेरे अंदर ईगो नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन मैं वैचारिक जो सिद्धांत है, सिद्धांत से समझौता मैं नहीं कर सकता। पार्टी हित में आप हमारी जान ले लो, सब चलेगा। पार्टी के खिलाफ कोई कुछ करेगा वो स्वीकार नहीं है। पार्टी की विचारधारा के खिलाफ कोई भी करेगा, कितने बड़े से बड़े पद का आदमी हो, वो हमें स्वीकार नहीं है। बोलेंगे नहीं, करेंगे। बोलने से नहीं होगा। अगर कोई पार्टी के खिलाफ काम करेगा तो जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी करेंगे। एक बार फिर से वहीं मुड़ के वापस आ जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को लेकर प्रभारी साहब की स्ट्रेटजी क्या है? जो गठबंधन चल रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, वो जारी रहेगा? कुछ नेगोशिएशंस आप लोग बढ़ाएंगे क्या? कोई अपना पावर? बातचीत शुरू होगी,
और इंडिया गठबंधन का हिस्सा वो है, हम हैं, तो पार्टनर तो हम हैं ही, और हम वहाँ यूपी में सरकार बनाने वाले हैं। गठबंधन आपने कहा कि इंडिया अलायंस में तमाम अभी पार्टी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं जो मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है हमें। जैसे बहुत से लोग मर्जर भी कर रहे हैं। कौन सी पार्टियां सर? अब वो आप खुलासा करेंगे सारी कुछ चीजें। तो बता दीजिए सर, मैं भी समय लेके आया हूं आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सबको, जो अभी क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है, हाँ। चलने से पहले बताना ठीक नहीं है। अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, प्रक्रिया में है। प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और वो सब होने वाला है। मायावती हैं गठबंधन के किसी प्लान में? मैंने पहले ही शब्द बोला ना कि देश को बचाने और लोकतंत्र को बचाने और संविधान में भरोसा करने वाले, सामाजिक न्याय को मानने वाले सभी दल का स्वागत है। देश बचाने के लिए आई है, जो आएंगे उनका स्वागत है। प्रभारी के तौर पर कांग्रेस के प्रभारी आप हैं, सपा में किसी काउंटर पार्ट से आपकी इस बारे में बातचीत होती है क्या? वो लोग कितना कंफर्टेबल होंगे अगर मायावती आती हैं, तो जिसके बारे में आप बार बार बात वो तो करते समझौता हैं। कर चुके हैं ना पिछली बार, इसका मतलब कंफर्टेबल में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। या तो उन्होंने कभी किया ना हो, वो तो कई बार कर चुके हैं ना समझौता। तो अभी भी कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आफत आ रही है। देश बचाने के लिए अगर एकजुटता होती है इस देश में, जो पार्टी सामाजिक न्याय को मानती हैं, संविधान को, लोकतंत्र को मानती हैं, देश को प्राथमिकता पे रखती हैं, सबको साथ लेके चलने की भावना रखती हैं, उन सबको तो देश बचाने के लिए आना ही चाहिए, एकजुट होना चाहिए। सरकार बना रहे हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में सरकार आपके बना रहे हिसाब से? भाई वो तो खुलासा हो गया ना, जिसका नाम लेके सत्ता में आए थे उसी के घर में चोरी कर ली। राम का नाम लेके आए, राम के चढ़ावे को चोरी कर लिया। युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, रोजगार देना तो दूर है, जिनके थे उनके छीन लिए। पुलिस को हत्यारा बना दिया। सामाजिक न्याय को मानते नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है, लोकतंत्र को मानते नहीं है, संस्थाओं में इनका भरोसा नहीं है, जुडिशरी पे इनका भरोसा नहीं है, अदालतों पे भरोसा करते नहीं है, सीधा शूट एंड साइट। अरे भाई, किसी ने अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार करे, पुलिस जांच करे, चार्जशीट दाखिल करे, कोर्ट में ट्रायल हो, चार्ज फ्रेम हो, एविडेंसेस रिकॉर्ड हो, और दोषी करार दिया जाए तो सजा दे दो। फैक्ट ये कोर्ट का काम है सजा देना। ये तो हत्यारा बना रही है पुलिस को। एनकाउंटर पुलिस का काम नहीं है, लॉ एनफोर्स आप कर सकते हैं, यही फैसला मैं कह रहा हूं अदालत ना देगी। कि वो, इसका मतलब उनको अदालतों की पे भरोसा ही नहीं है। मुद्दे हैं, मुद्दे बिहार में भी थे, मुद्दे पश्चिम बंगाल में भी थे, मुद्दा हरियाणा के अंदर भी थे, लेकिन चुनावी परिणाम मुद्दों के हिसाब से नहीं आया, क्योंकि चुनावी परिणाम के लिए आपके पास संगठन होना चाहिए, चुनावी कार्यकर्ताओं का परिणाम पूल होना चाहिए, एक बेटर स्ट्रेटेजी हाँ, और जनता की नब्ज को पकड़ना। सही समय पे सही नब्ज अगर आप नहीं पकड़ते और जनता के बीच भरोसा पैदा अगर आप नहीं करते, क्योंकि लोग ये भी देखते हैं जीत सकता है नहीं जीत सकता, तो पहली चीज है लोगों में भरोसा करना कि इन्हें हराया जा सकता है। और ये होगा इस बार, ये होगा इस बार, उत्तर प्रदेश में होगा, इन्हें हराया जा सकता है। पिछले चुनाव में आप पार्टी का हिस्सा नहीं थे, इस चुनाव में पार्टी का हिस्सा है, तो पिछली बार भी आपने रीड किया होगा और आपने कहा जनता की मैं नब्ज हर पकड़ना। चीज को बारीकी से स्टडी कर रहा हूं। तो सर, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं टालने दूंगा, इसका जवाब दीजिए। जनता की नब्ज अभी क्या पकड़ी है आपने? स्ट्रेटजी का मुख्य पॉइंट क्या है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य स्टेट हो, लोग चाहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलने की भावना प्रायोरिटी होनी चाहिए। सामाजिक न्याय शब्दों में ना रहे, इंप्लीमेंटेशन में हो, ये जनता चाहती है। बच्चों को बेहद कम दर पे शिक्षा मिले, रोजगार के साधन उपलब्ध हों, ये जनता चाहती है। जाति और धर्म के नाम पे नफरत ना हो, ये जनता चाहती है। और इस सारे पैमाने पे बीजेपी चारों खाने चित है, पूरी तरह फेल है। सिर्फ वो धर्म को, लोगों को ना, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म जो एक अफीम की तरह है, तो बीजेपी ने उसको अफीम की तरह इस्तेमाल किया। लोगों के दिमाग में को जो ना, दिमाग को ही मीडिया के माध्यम से कंट्रोल कर लिया। आपको क्या सोचना है, क्या देखना है, ये वो तय कर रहे हैं। अब वो समाज उससे बाहर निकलना शुरू हुआ है। इसमें राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। उनको उनके मुद्दों पे ला दिया। अब नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, उनको आप ये मुद्दे पे कहना राहुल चाह गांधी जी ने ला दिया कि धर्म व्यक्तिगत आस्था है, आपके मुद्दे शिक्षा है, आपका मुद्दा रोजगार है, आपका मुद्दा स्वास्थ्य है, आपका मुद्दा नफरत नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक और सवाल सर, एक व्यावहारिक तौर पर यह बात आपको मानना पड़ेगा कि जो छवि है वो बहुत मैटर करती है। परसेप्शन एक लार्जर वोटर्स के अंदर या नागरिकों के अंदर बनाया जाता है, एग्जैक्टली बनाया जाता है, लेकिन बन जाता है ना। अब परसेप्शन ये बन गया कि ये लोग राम विरोधी हैं, जब राम मंदिर में नहीं गए। हालांकि बाद में देखा हमने, ऐसा नहीं है। अब तो लोगों को पता चल गया,
इन्होंने क्या किया, पूरे कई सारे धार्मिक स्थलों पे कब्जा कर लिया। इन्होंने राम पर, हिंदू धर्म पे कब्जा के लिए ठेकेदार हो गए धर्म के। धर्म व्यक्तिगत आस्था का मैटर है, राजनीतिक पार्टी का मैटर नहीं है। इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, राम का इस्तेमाल किया, सत्ता कब्जा ली और राम के घर में चोरी कर ली। तो ये तो राम को भी नहीं मानते, और इन्होंने नारा दिया था जो राम को लाए थे उनको लाएंगे। ये लाए थे राम को या राम इनको लाया? इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि ये राम को ये लाए थे या राम इनको लेके आए। अगर ये उनको भगवान मानते हैं तो जवाब दें, भगवान ने इनको बनाया या इन्होंने भगवान को बनाया? जवाब तो देना पड़ेगा, और ये सवाल बहुत सालों से उठ भी रहा है। मनुवादी मीडिया की आपने बात की थी, और मैं अंतिम सेगमेंट में इस चर्चा के पहुंच रहा हूं, क्योंकि समय भी मैं बार बार देख रहा हूं, आपका समय भी है और आपकी मीटिंग्स भी हैं। मनुवादी मीडिया की आपने बात की, बाबाओं का खेप सर पूरा सोशल मीडिया पे दिखता है, जो कहते हैं कि गाय का गोबर निकालो, गेहूं सुखाओ, गेहूं निकालो, सुखाओ, धो, खाओ, तो प्रजनन क्षमता जो है वो बढ़ेगी। जो औरतें बच्चा पैदा नहीं कर, उनके बच्चा पैदा, इस तरह की बातें चल रही हैं, और बहुत सारे बाबाओं के खेप है। बाबाओं के इस खेप से मनुवादी मीडिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इनसे लड़ने की क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? देखिए, एक सीधी सी बात है, जब राजनीतिक पार्टी धर्म के रास्ते पे चली जाती है तो धर्म के रास्ते पे तो पूरा बीजेपी ने पूरे देश को मूर्ख बनाया है। आप काम की बात करो ना, जनता की, जनता के असल मुद्दे की बात करो ना, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। आज उसकी बात को लोग समझ भी रहे हैं ना, पूरे देश के लोग। एक ही जवाब है इनका। पहली बात तो जो आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। क्योंकि ये जितनी बात ये बाबा बोल रहे हैं, क्या कोई वैज्ञानिक रिसर्च हुई है कि गाय के गोबर से आप ये निकालो, वो करो, तो उससे आपका ये बढ़ेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी? ये तो पूरे साइंस को हरा रहे हैं। साइंस को नहीं हरा रहे, देश को हरा रहे हैं। आपको इनके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। लॉजिक की बात करो, तर्क की। तर्क को दुनिया में कोई काट नहीं सकता, बशर्ते कि आप लॉजिक की, तथ्यों के साथ बात करो। आर्टिकल 51 की बात आपने की, भगत सिंह की लिगेसी हमारे पास है, जो उनकी चिट्ठियां बहुत कम उम्र में ही जो उन्होंने लिख दिया, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, संविधान हमारे पास है, नेहरू का पूरा शासन, केवल संविधान नहीं है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी है, और भी उनका जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन पढ़ो। जी, एक नहीं है उनका, तो पूरा जो स्पीच एंड राइटिंग्स पढ़ो आप। इस देश को गर्व होना चाहिए, ऐसा सपूत पैदा किया। बेशक उनकी विद्वता मतलब अनमैच्ड है। बेशक भारत में लिटरेचर इस तरह का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाए, फिर पहले प्रधानमंत्री साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर बहुत प्रतिबद्ध व्यक्ति वो दिखते हैं, है ना। भाखड़ा नांगल डैम को वो आधुनिक भारत का मंदिर बताते हैं, इस तरह के लोग थे। अच्छा, बहुत सारे सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग रहे, कांशीराम आए, जो इस तरह की बात कर, रैशनैलिटी की। उसके बावजूद सर ये खेप कैसे बची रह गई? मैं आपको पहले एक बात बता दूं, क्या हुआ खेल देश के साथ। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई। उसके खिलाफ आडवाणी जी कमंडल यात्रा लेके निकले। इस देश का सत्यानाश कमंडल यात्रा से हुआ है। काम की राजनीति पीछे कर दी, धर्म की राजनीति आगे कर दी, और बाकी दल धर्म की राजनीति को की उस साजिश को समझ नहीं पाए। समय रहते अगर समझते, क्योंकि उसकी काट केवल सामाजिक न्याय है। जिस वक्त जहर फैलाने की कोशिश की जाए, उसी वक्त ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। यूपीए सरकार के टाइम पर ही जहर फैलाया गया, उसी वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत थी। जो मीडिया फॉल्स नैरेटिव बनाने में लगा था, सरकार आपकी थी, क्यों नहीं रोका? रोकना चाहिए था। मीडिया की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी है, लेकिन संविधान में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस समय रहते लगानी चाहिए, वरना किसी का अधिकार दूसरे के कर्तव्य, किसी का अधिकार सुरक्षित तब है जब दूसरा भी अपना कर्तव्य निभाए और आप भी अपने कर्तव्य निभाएं। आप केवल अपने अधिकार की बात करें और अपना कर्तव्य भूल जाएं, तो दूसरे के अधिकारों का हनन हो जाएगा। ये देश में हुआ है। ट्रीटमेंट बेहतर नहीं कर पाई। करना चाहिए था। अगर कोई फॉल्स नैरेटिव चला रहा है, आपको चाहिए, आपके पास एजेंसीज हैं, सत्य की खोज करें, उसको ट्रीटमेंट करें। उसके फॉल्स नैरेटिव में फंसने की जरूरत नहीं है। या तो है कि कुछ लोग यहाँ ऐसे रहे होंगे जो मिले हुए रहे, होता है ना कई बार। अच्छा, अब तो आप हैं और बहुत सारी बातें होती है, कांग्रेस में एक आरएसएस का बड़ा तबका है ऐसा सर? मुझे लगता रहा है। अब नहीं है, कह नहीं सकते।
सॉफ्ट हो गए, जांचने की जरूरत है। इस पे बेबाक नहीं रहे आप। नहीं, इस पे जांचने की जरूरत है, हो सकता है कुछ हो भी। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बहुत सारी फोटोज जो हैं कांग्रेस नेताओं की दिखती हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री मुझे कोई विद्वान नजर नहीं आता, कोई विद्वान व्यक्ति नहीं, ना उसकी उम्र है अभी, ना उसको ज्यादा समझ है। मुझे नहीं लगता किसी नेता को उसके पास जाने की जरूरत है। जाते हैं, आप जिस पार्टी में उस पार्टी के नेता भी जाते जाने हैं। को किसको कौन रोके, ये अपनी समझ है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक चीज बताओ उसके पास ये विद्वता है भाई, है क्या कोई विद्वता? फोन पे बात कर लेते हैं, हनुमान जी से पर्ची बना देते हैं। ये मूर्खपने की बात है, ऐसा कुछ संभव नहीं है। ये बात जब पॉलिटिकल लीडरशिप ही नहीं समझेगी और लेजिटिमेट करेगी सर, तो आम जनता को कैसे समझाएंगे? मैं यही तो कह रहा हूं, सही समझ और सही समय पर सही मुद्दे, गलत को तुरंत रोको, जहर फैलने से पहले जहर को रोक दो। अगर आप उसको सपोर्ट करोगे, अलाउ करोगे, तो जहर इतना फैल जाएगा कि आप बच नहीं पाओगे। ये बातें हैं, मैंने यही पूछा था, स्ट्रेटजी क्या है, करेंगे क्या इसके लिए? कोई आंदोलन दिख रहा है क्या अभी आगे? देखिए, अच्छी बात है ना, अपने आप सब एक्सपोज हो रहे हैं। जिन्होंने धर्म का इस्तेमाल, आस्था का इस्तेमाल किया और आस्था की हत्या की, चढ़ावा चोरी किया, उन्होंने ये साबित किया हम सबसे ऊपर हैं, भगवान को भी हम ही लाए। अब सबको समझाओ ये बात कि ये तो भगवान को लाने वाले हैं भैया, या ये भगवान इनको लाने वाले हैं, तो इनको समझ लो भैया कौन है ये। पूरे देश के संसाधन दे दिए इन्होंने किसके हाथ में? देश के पास बचा क्या है? ये बेचने वाले हैं। बनाने वालों को बताना पड़ेगा हमने बनाया, इन्होंने बेचा। अगर आप बोलेंगे नहीं, सच को भी नहीं बोलेंगे, जो आपने किया आप वो भी नहीं बोलेंगे, तो आपकी गलती है ना। जो कांग्रेस ने दिया ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा, और कांग्रेस के नेताओं को बताना पड़ेगा। जो आपने दिया, इस देश का जो निर्माण आपने किया, आधुनिक भारत का जो कुर्बानी आपने दी, ये जो संस्थान आपने खड़े किए, ये लोग बेच रहे हैं इसको, आपको बोलना तो पड़ेगा ना कि हमने बनाया, इन्होंने बेचा। नुकसान तो देश का किया ना इन्होंने। ब्रांडिंग तो आपको करनी होगी, बताना तो पड़ेगा। ये कोई और आके नहीं बताएगा हमें कि हमें बताना, अब हमें बताना पड़ेगा। अब तो मैं कांग्रेस में हूं ना, अब तो मैं 2 साल से अधिक समय से कांग्रेस में हूं और एक जिम्मेदार पद पे हूं। और एक चूंकि मेरे पिताजी तो कांग्रेस ही थे, मेरे पिताजी ने मरते दम तक किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया। जब 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 बाबू जगजीवन राम कांग्रेस से लगे हुए थे, मेरे ख्याल 1977 की बात रही, मैं 9 साल का था, तो हमारे यहाँ से बसें भर भर के लोग गए थे 6 कृष्ण मेनन मार्ग। तो जगजीवन राम जी के पास गए थे ये कहने कि आप कांग्रेस मत छोड़ो। मेरे पिताजी भी गए थे और मैं भी उस बस में 9 साल का लड़का भी था। ठीक। दूसरी बात, एक और बात बता दूं। क्या कहा था जगजीवन राम ने? भाई 9 साल के बच्चों को कितनी समझ होगी? मैं थोड़ी ना साथ बैठ गया, बुजुर्ग गए, वो बात कर रहे हैं, हम बाहर खड़े हैं। मैं तो फ्रैंकली जो है वो बताया ना जी, कि लोग चाहते नहीं थे कि बाबू जगजीवन राम कांग्रेस छोड़ें, इसलिए गए थे सभी इकट्ठे। मैं भी गया था, मैं छोटा बच्चा था, 9 ईयर ओल्ड। आपने कहा चिक के बताना, आपकी जो फॉर्मर पार्टी है वो इस काम में, ब्रांडिंग के काम में वो भी बड़ी माहिर थी, तो मुझे लगता है टेक्निक्स आपके पास भी होंगी इस ब्रांडिंग वही कह रहा हूं कि उन्होंने गलत चीज को भी तेजी से फैलाया, हम सही चीज को भी क्यों नहीं फैलाए? हमने सच क्यों नहीं बताया? कहीं ना कहीं तो गलती हमारी है ना, हमें स्वीकार करना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा। तो वो टेक्निक्स तो आपके पास होंगी निसंदेह, चिक के बताने की। नहीं, हम सच को अच्छे से मजबूती के साथ बोलेंगे। ठीक है, एक बार आप संसद का रुख कर लेते हैं सर। राहुल गांधी सैक अमित शाह का स्लोगन दे रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, गृह मंत्री। देखिए, अमित शाह जी को खुद ही दे देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये कहे मुझे नहीं पता था पैलेट गन चली नहीं चली, मुझे नहीं पता था लाठी चली, मुझे नहीं पता था गाड़ी के ट्रक के अंदर वो पत्थर रख के कौन से ने पहुंचाया वहां पे। अरे आपने युवाओं को बदनाम करने की कोशिश की, आंदोलन को आपने लोगों को मरने के ऊपर छोड़ दिया। आपकी पुलिस ने जिस तरह लाठी चलाई है, वाटर कैनन चलाया, टीयर गैस चलाया, पैलेट गन चलाई है, यहाँ तक कि बिहार में तो आपकी सरकार है, वहाँ पे तो AK-47 चला दी। आप कैसे इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं मुझे नहीं पता? आपकी दिल्ली पुलिस आपके अंडर में, पैरामिलिट्री फोर्स आपके अंडर में, जिम्मेदारी आपकी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इस्तीफे की जो मांग है सर, ये डिलिमिटेशन को डिले करने की टेंडेंसी है या सच में? नहीं, आप बताइए ना, क्यों नहीं देना चाहिए? बच्चों को बदनाम करने की साजिश किसने रची? सिविल ड्रेस में या तो गुंडे बीजेपी के या फिर पुलिस वाले, जो बच्चों के बीच घुस के पत्थर मार रहे हैं पुलिस के ऊपर, और फिर वही पुलिस वाला जो पुलिस पे पत्थर फेंक रहा है वही बच्चों पे डंडे बजा रहा है। क्या मतलब निकाले? आपने गुंडे भेजे थे उनके बीच में उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए? आपने बदनाम करने के लिए मतलब टूटी फूटी गाड़ी में ईंटें रखवा दी वहां? आप बदनाम करना चाहते थे इस आंदोलन को? आप ऐसे साजिश कर सरकार चला रहे हैं, साजिश कर रहे हैं?
जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है, लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी जवाब उन्हें देना होगा। अकाउंट अकाउंटेबिलिटी तो उनकी फिक्स होगी, भाग नहीं सकते। राजनाथ सिंह कहा करते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, एकमात्र इस्तीफा हमने धर्मेंद्र प्रधान का देखा है, और कितने लंबे समय के बाद क्या क्या घटा जंतर मंतर पे राजनाथ पूरे सिंह जी देश से में। पहले पूछ लो उनके साथ क्या क्या हुआ है। गृह मंत्री थे ना, क्या हुआ था? क्या हुआ था आप ही बताएं। क्यों गृह मंत्रालय छीन लिया? क्यों उनको कहा कोई फाइल बिना पीएमओ के नहीं जाएगी? कुछ तो हुआ था ना बड़ा। अब आपकी मुस्कान बता बोलने रही से है क्या हो आपको रहा पता है? है। बोलने से क्या रहा, वहां तो कोई एक अपना पीए तक नहीं रख सकता अपनी मर्जी का। बीजेपी में बीजेपी में मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, एक भी नो बडी इज हैप्पी। वो तब तक हैं जब तक सत्ता हाथ में है। आज सत्ता उनके हाथ से जाते ही ये सारे कोसेंगे उनको। बट एवरीबॉडी इज साइलेंट, कोई बोल भी तो नहीं रहा है ना। अरे सर एक भाई, कद्दावर नेता है राजनाथ डर सिंह के को साथ देखिए, डर के आगे जीत है। क्या डर है सर? राजनाथ सिंह एक मतलब सीनियर लीडर है। आपको नहीं लगता डर है? नहीं, ये तो मेरे लगने से वो तो क्या ही इन फर्क सबसे पड़ता सीनियर है। थे ना। क्या हालत उनकी? वो तो सीनियर है इन दोनों से। मैंने शुरू वो तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों से सीनियर है ना। क्या हालत की है उनकी? क्यों हुई है हालत? ये तो वही जाने। नहीं, आप सर अब सारा देश देख रहा है, जान रहा है, आपको नहीं पता? वहां पीएमओ से सब संचालित होता है। उनके मुख्यमंत्री नाम के मुख्यमंत्री हैं, डिसीजन वहां से होता है। सारे मंत्रालय कैसे चलना, क्या होना, सब डिसाइड वहां से होता है। किसी को लिबर्टी नहीं है। उनकी इच्छा के बिना और बिना पूछे एक काम नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए आप। मैं ये पूछ ही नहीं। डेमोक्रेसी है ही नहीं वहां। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग क्यों डर रहे हैं? लोग क्यों नहीं? भाई राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी भाई वो पार्टी में रहते दूसरों हुए वो बोले केवल ना। देखिए, वो केवल विरोधियों की फाइल नहीं बनाते, वो अपनों की भी फाइल बनाते हैं, इसलिए हो रहा है। फाइल आपकी भी बनी होगी, कभी कभी कोई संपर्क साधा गया? देखिए, ना कर ना डर। अच्छा, हम जब कुछ गलत करेंगे तो डर आ जाएगा। आपने इसी चर्चा में बोला था डर के अलावा भी एक चीज होती है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना ज्यादा रहेगी। लड़ तो वही सकता है जो ईमानदार हो। लोभ दे दिया जाए सर। लोभ का क्या करना है, खानी तो रोटी है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना, खुराक कम हो जाती है। और एक समय आता है, डॉक्टर कहता है डबल टोन दूध पियो, घी मत खाओ, तला बना मत खाओ, मीठा छोड़ दो। तो फिर पैसे का करना क्या है? 20-25 हजार में घर का खर्च चल जाता है। ये बात तो ठीक है, फिर लेकिन क्या करना है? आपकी उम्र के नेता ही इधर उधर छलांगे भी मारते रहते अब हैं। जिसे लगा मन लगाने लगा है। हम तो एक बात जानते हैं, ये पैसा व्यक्ति की जरूरत है, पर इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, वरना व्यक्ति का कैरेक्टर खत्म हो जाता है। चल ठीक है, एक लंबी चर्चा हुई है, 2-3 सवाल सर बिल्कुल रैपिड फायर टाइप, और इसमें आप टालिएगा मत प्लीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मत छोड़िएगा कुछ। सामाजिक न्याय को लेकर ज्यादा प्रतिबद्ध नेता कौन? राहुल गांधी, मायावती? राहुल गांधी। कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, समय और परिस्थिति अलग अलग होती है। मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया, लेकिन क्या वो बचा? ये तो सच बोलना पड़ेगा ना। जो उन्होंने बनाया था, वो सारे जो दल बने, अपना दल बना, निषाद पार्टी बनी, सुहेलदेव पार्टी बनी, ये सारी पार्टी सारी, तो ये सारे नेता तो कांसीराम साहब के तैयार किए हुए थे। वो तो बहुजन समाज बना था, फिर ये पार्टी अलग क्यों बनी? वहां से अलग क्यों हुए? कुछ तो हुआ होगा ना। कांशीराम का आइडिया क्यों नहीं बचा? डर के कारण या लोभ के कारण? देखिए, दोनों चीजें हैं। जब लोभ आएगा, पैसा आएगा, तो डर भी आएगा, और जब डर आएगा तो संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो मायावती का डर और लोभ दोनों के कारण कांशीराम का आइडिया नहीं बचा। ये जनता को तय करने दो। जवाब तो आपने दे दिया। खैर, प्रभारी के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, ज्यादा फ्रूटफुल अलायंस कौन सा होगा? कांग्रेस का सपा के साथ या कांग्रेस का बसपा के साथ, सोशल अलायंस को देखते हुए भी? मेरा बस चले तो मैं चाहूंगा कि जो सामाजिक न्याय को मानते हैं उन सब लोग को एकजुट हो जाना चाहिए। दोनों में से एक चुनना है सर, रैपिड फायर। अभी जब वो सवाल आएगा तो तब तो डिसाइड करेंगे ना। तो सवाल तो आ गया ना। अभी कहाँ है? अभी तो बातचीत शुरू होने वाली है। अभी तो सीट शेयरिंग पे बातचीत शुरू होने वाली है, और कौन दल आएगा कौन नहीं आएगा उस पर बातचीत शुरू होने वाली है। तो अभी जब तक शुरू ना हो तब तक उस पर क्या जवाब दें?
करेंगे अब शुरू। पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर ज़्यादा इंक्लूसिव नेतृत्व और ज़्यादा एफिशिएंट नेतृत्व किसका है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? ये सवाल ही गलत है। सवाल कैसे, सवाल कोई गलत नहीं होता सर। दोनों जिस विचारधारा में पले बढ़े हैं, हम्म। बचपन से जो उन्होंने देखा है, दोनों की विचारधारा एक जैसी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर दलित या अनुसूचित जाति के नेताओं में 4 नेता जो आपको बहुत बेहतरीन लगते हो फिलहाल मौजूदा। काफी सारे नेता हैं। 4 ये तो ले सकते हैं सर। आप अरे नहीं खड़गे लेंगे जी आप? सबसे बड़े हैं हाँ हमारे। ठीक है, हो गया, मुझे वो नाम तो पता ही था, अब उनके अलावा बताइए। ठीक है, खड़गे जी हैं, अध्यक्ष हैं इसलिए लेना पड़ रहा है और नाम। मुकुल वासनिक जी हैं, हम्म, शैलजा जी हैं, हम्म, राजू जी हैं, के राजू जी। जी जी आपने 4 नाम बताए, 5 हो गए तो वो भी बोल दूं फिर। बता दीजिए। देखिए, उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के हम्म, परमेश्वर जी, बहुत हाईली एजुकेटेड है, समझबूझ है, चिंतक हैं, सोशल जस्टिस को मानने वाले हैं, अम्बेडकरवादी हैं। ज़्यादा फ्रूटफुल क्या होता है, एक मासी लीडर होना जिसका वोटर्स के बीच में अपील हो, या फिर आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग आदमी होना? दोनों चीज चाहिए, दोनों का समावेश। राजनीति में सफलता और पार्टी को मजबूती के लिए दोनों का समावेश जरूरी है। क्या- मास भी हो, जनता अगर आपको पसंद ही नहीं करती तो फिर आप किस बात के। आइडियोलॉजिकल तो बहुत है, फिर प्रोफेसर है, उनके हाथ में दे दो ना सत्ता। जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये एक आइडियोलॉजी पे वर्षों से काम कर रहे हैं लोग। दोनों चीज का जरूरी है, आइडियोलॉजी का होना भी जरूरी है और एक मास लीडर का होना भी जरूरी है। मास लीडर को आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो मास लीडर बनता। नहीं, मास लीडर नहीं बन सकता। करमवीर बौद्ध मास लीडर हैं? मैं समझता हूं कि समाज में अच्छी पकड़ है, समाज के लोग पसंद करते हैं। ठीक। आप सर ये वाले विधानसभा चुनाव में तो आप उतरे नहीं थे, आगे चुनावों में आपको देखा जाएगा या फिर संगठन की मेरा जिम्मेदारी बस लेंगे? चले तो मैं संगठन पे काम करना चाहूंगा। चुनाव लड़ने में लड़ चुका हूं, 2 बार रिकॉर्ड वोट से जीत चुका हूं, मंत्री भी रह चुका हूं। तो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं, पर हाँ, मैं संगठन पे काम करना चाहता हूं। ये मेरा मतलब मेरे दिल के करीब संगठन है। चुनाव लड़ना नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं लड़ना, लेकिन मेरा बस चले मन। मेरा मन जो कहता है वो कहता संगठन को मजबूत करो। मैं उस पर काम करने में मुझे मजा आता है। चलिए ठीक है, तो अपने मन की बात भी राजेंद्र पाल जी ने रखी और बहुत सारे विषयों पे हमने बात करने की कोशिश की। समस्या ये है, मेरे साथ होगी शायद या बातचीत की, कि जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ जानना, समझना और पूछना चाहते हैं, बहुत सारे जवाब चाहिए, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा होती है, समय का अपना एक सीमा होती है समय की। उस सीमा में रहते हुए जितनी बातें हम कर सकते थे उतनी हमने करने की कोशिश की। पूर्व एसोसिएशन, पूर्व एफिलिएशंस जो थे राजेंद्र पाल गौतम के, उसके बारे में भी जाना, आइडियोलॉजिकल जो इनकी लीनिंग है उसके बारे में भी, और कैसे वो इम्पैक्ट करेगा उसके बारे में भी जानने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के बारे में भी, कि आपने सुनी ली है सारी बातें, तो क्या लग रहा है सुनने के बाद, वो आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपने सुनी चर्चा पूरी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, समय देने के लिए, धन्यवाद। चर्चा करने के लिए धन्यवाद।